तो आज हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो हिमाचल की वादियों में कहीं छिपी हुई सी है, खज्जियार। इसको अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मतलब ये काफी ऑफिशियल है। उस वृत्तांत में भी जिक्र है कि 7 जुलाई 1992 को स्विट्जरलैंड के एक वाइस काउंसलर थे, विली ब्लेजर। अच्छा। हाँ, उन्होंने बाकायदा यहाँ एक साइन बोर्ड लगाकर इसे दुनिया के करीब 160 मिनी स्विट्जरलैंड्स में से एक का दर्जा दिया था। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब स्विस सरकार ने खुद माना। हाँ, एक तरह से तो इसकी खूबसूरती पर एक मोहर लग गई, समझिए। कमाल है। अच्छा, तो उस यात्री के पहले इंप्रेशन की बात करें जो वृत्तांत में है। वो लिखते हैं कि खज्जियार पहुंचते ही लगा जैसे किसी पेंटिंग में आ गए हो। चारों तरफ ऊंची ऊंची देवदार के पेड़, बीच में वो हरी घास का बड़ा सा मैदान और पीछे बर्फ से ढकी चोटियां। हवा भी एकदम ताजी और शांत। हाँ, ये हिमाचल के चंबा जिले में है, करीब 6,500 फीट की ऊंचाई पर। और वो पहला एहसास वृत्तांत में भी लगता है कि लेखक एकदम खोसे गए थे उस नज़ारे में। बिल्कुल। और उस नज़ारे का, उस पेंटिंग का सेंटर पॉइंट है वहां की झील, खज्जियार झील। हाँ, खज्जियार झील। झील के बारे में भी उन्होंने कुछ अलग सा लिखा है। ये वैसी आम झील नहीं है, तश्तरी जैसी है और उस पर घास तैरती रहती है, मतलब छोटे छोटे टापू जैसे। हाँ बिल्कुल, फ्लोटिंग आइलैंड्स कहते हैं उन्हें। ये इसे बहुत यूनिक बनाता है और किस्से कहानियां भी जुड़ी हैं इससे। अच्छा, जैसे? वृत्तांत में भी जिक्र है कि कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि इसकी गहराई कोई नाप नहीं सका आज तक। अथाह है बिल्कुल। अरे वाह, रहस्यमयी भी है मतलब। हाँ, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, पर ये बातें उस जगह के माहौल को और इंटरेस्टिंग बना देती हैं, है ना? लेखक ने लिखा भी है कि किनारे बैठकर बस उस तैरती घास को देखना, घोड़ों को चढ़ते देखना, बड़ा सुकून मिलता है। सुकून तो है, पर वृत्तांत में रोमांच का भी जिक्र है। पैराग्लाइडिंग के बारे में पढ़कर तो मजा आ गया। हाँ, पैराग्लाइडिंग तो होती है वहाँ। उन्होंने लिखा है कि ऊपर हवा में उड़ते हुए नीचे का नजारा जैसे कोई लाइव 3D मैप दिख रहे हों। वो हरे मैदान, जंगल, वो छोटी सी झील, क्या कमाल का लगता होगा। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है, जैसा उन्होंने लिखा है, कि वहाँ के इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी अनुभवी हैं और सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। तो मतलब जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक है। ये अच्छी बात है। और एक और चीज थी, घुड़सवारी। हाँ, हॉर्स राइडिंग। उसे तो बड़े रोमांटिक तरीके से लिखा है उन्होंने, जैसे किसी फिल्म का सीन हो। घोड़े पर बैठकर उस मैदान में घूमना, ठंडी हवा। सही कहा, वो नज़ारा ही ऐसा है। और ये सबके लिए, चाहे आपको घुड़सवारी आती हो या ना आती हो, वो साथ में गाइड रखते हैं। बढ़िया, तो मतलब सुकून भी, रोमांच भी। और अगर थोड़ा और एडवेंचर चाहिए तो एक ट्रैक का भी जिक्र है वृत्तांत में, देनकुंड पीक ट्रैक। देनकुंड पीक। अच्छा। हाँ, ये खज्जियार से ही शुरू होता है शायद। और इसे सिंगिंग हिल भी कहते हैं। सिंगिंग हिल, गाती हुई पहाड़ी। क्यों? लेखक ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि जब हवा उन घने पेड़ों के बीच से निकलती है ना, तो एक संगीत जैसी आवाज आती है, सरसराहट सी। क्या बात है, प्रकृति का अपना संगीत। बिल्कुल। और लेखक ने सलाह दी है कि सूर्यास्त के टाइम इस ट्रैक पर जाएं तो पूरी घाटी सुनहरी रोशनी में नहाई हुई दिखती है। वो नज़ारा बहुत शानदार होता होगा। सोचकर ही कितना अच्छा लग रहा है। ये तो सिर्फ ट्रैकिंग नहीं हुई, ये तो एक तरह का मेडिटेशन जैसा अनुभव हो गया। हाँ बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी से कहीं ज्यादा एक रूहानी सुकून देने वाला एक्सपीरियंस, जैसा वृत्तांत पढ़कर लग रहा है। और जो लोग ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहते, उनके लिए भी है। वो देवदार और चीड़ के जंगल है ना, उनमें बस घूमने का अनुभव भी बहुत अच्छा बताया है लेखक ने। अच्छा। नेचर वॉक्स। हाँ। बस उन रास्तों पर चलना, पेड़ों की खुशबू लेना, चिड़ियों की आवाजें सुनना, शहर के शोर से दूर मन एकदम शांत हो जाता है, ऐसा लिखा है। और फोटोग्राफी, आजकल तो सब फोटो खींचते हैं। अरे, फोटोग्राफी वालों के लिए तो वो जगह जन्नत है। लेखक के शब्दों में वो कहते हैं, हर कोना एक फ्रेम है। सुबह की धुंध, शाम का वो गोल्डन आवर वाला सूर्यास्त, बर्फ वाली चोटियां, हरे मैदान, कैमरा शायद रुकता ही नहीं होगा वहाँ। लगता तो ऐसा ही है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो खजाना होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब रहने और खाने की बात करते हैं। इसका अनुभव कैसा रहा लेखक का? उन्होंने एक लोकल गेस्ट हाउस में रुकने का जिक्र किया है। दिखने में ट्रेडिशनल था पर आरामदायक, और सबसे अच्छी बात, खिड़की से ही वो मैदान दिखता था। वाह। मतलब सिंपल गेस्ट हाउस से लेकर थोड़े बेहतर होटल तक मिल जाते हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। और खाना, हिमाचली खाने का जिक्र तो बनता है। बिल्कुल। लेखक ने गर्मा गर्म मोमोज और तीखी चटनी की बहुत तारीफ की है। ठंड में तो वैसे भी मजा आ जाता है। हाँ यार, मोमोज तो। और वो पारंपरिक हिमाचली थाली का भी जिक्र है। राजमा चावल, कोई लोकल सब्जी रोटी, उसे सोल फूड कहा है उन्होंने। सही।
जो पेट के साथ मन भी भर दे। और एक चीज की खास तारीफ की है, वहां का लोकल शहद। अच्छा। शहद, हाँ उनके मुताबिक इतना शुद्ध और इतना टेस्टी शहद उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। हाँ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ट्रिप को यादगार बना देती हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर ले, जी। जो लोग जाने का प्लान बना रहे हो उनके काम आएंगी। जैसे जाने का बेस्ट टाइम क्या है? लेखक के हिसाब से और वैसे भी मार्च से जून का टाइम काफी अच्छा रहता है। मौसम बढ़िया होता है, हरियाली भी खूब होती है। लेखक खुद मई में गए थे। ओके। और फिर मॉनसून के बाद यानी सितंबर से नवंबर तक भी अच्छा टाइम है। हल्की ठंडक शुरू हो जाती है। और सर्दियाँ दिसंबर जनवरी? सर्दियों में बर्फ गिरती है काफी। नज़ारा तो जबरदस्त होता होगा, एकदम वाइट कारपेट जैसा। पर लेखक ने चेताया है कि उस टाइम रास्ते बंद होने का खतरा रहता है और एक्टिविटीज भी लिमिटेड हो जाती हैं। ये ध्यान रखना होगा। और पहुंचना कैसे है वहां? देखिए, कई तरीके हैं। अगर फ्लाइट से जाना है तो सबसे पास धर्मशाला का गगल एयरपोर्ट है, लेकिन वो भी करीब 120-125 किलोमीटर दूर है। फिर वहां से टैक्सी लेनी पड़ेगी। काफी दूर है मतलब। हाँ, ट्रेन से जाना है तो पठानकोट सबसे नजदीकी बड़ा स्टेशन है, वो करीब 100 किलोमीटर है। वहां से भी टैक्सी या बस मिल जाती है। ठीक है। सबसे कॉमन तरीका है सड़क से। खज्जियार जो है वो डलहौजी से सिर्फ 14 किलोमीटर है, तो ज्यादातर लोग डलहौजी तक पहुंचते हैं और फिर वहां से टैक्सी या बस ले लेते हैं। अच्छा, डलहौजी से पास है। हाँ, और लेखक ने लिखा है कि डलहौजी से खज्जियार का वो रास्ता भी बहुत खूबसूरत है। पहाड़ी रास्ते, नज़ारे बदलते रहते हैं। वो सफर भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और पैकिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए? पहाड़ी मौसम का तो पता नहीं चलता। बिल्कुल, लेखक की सलाह है और ये बहुत जरूरी है, परत वाले कपड़े, मतलब लेयर्स। क्योंकि दिन में धूप तेज हो सकती है, पर सुबह शाम या छांव में ठंड हो जाती है। सही। आरामदायक जूते बहुत जरूरी हैं, क्योंकि चलना फिरना तो होता ही है। गर्म जैकेट, टोपी, मफलर भी रख लें तो अच्छा है। और हाँ, सनस्क्रीन और सनग्लासेस मत भूलें, ऊंचाई पर धूप तेज लगती है। और कैमरा तो जरूर। अच्छा, और खर्चा क्या बहुत महंगा पड़ता है घूमना? लेखक के हिसाब से तो काफी बजट फ्रेंडली है। उन्होंने अंदाजा दिया है कि रहने का खर्च, मतलब होटल या गेस्ट हाउस, आपकी पसंद पर है, पर शायद 800 से 3000 रुपए प्रति रात तक में मिल सकता है। अच्छा, ये तो ठीक है। खाने का खर्च भी काफी नॉर्मल है, शायद 200 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति मील। और एक्टिविटीज जैसे घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं बताई हैं। तो मतलब कम बजट में भी जाया जा सकता है। ये सुन के तो और अच्छा लगा। तो मतलब खज्जियार वाकई में कंप्लीट पैकेज जैसी जगह लगती है। लेखक ने कुछ यादगार पलों का भी जिक्र किया है आखिर में, है ना? हाँ, उन्होंने अपनी आखिरी शाम के बारे में लिखा है। वो बस मैदान में बैठे थे, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा रहा था, आसमान में रंग बदल रहे थे और पास में कुछ लोकल बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उस शांति में, उस नज़ारे को देखते हुए उन्हें लगा कि इस जगह की जो शांति है वो सीधे रूह तक उतरती है, आपको प्रकृति से जोड़ती है। बिल्कुल। और एक सुबह का अनुभव भी बहुत खास बताया उन्होंने। हाँ, वो सुबह जल्दी उठ गए थे और ओस से भीगी घास पर नंगे पैर चले थे। सूरज की पहली किरणें देवदार के पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी। वाह। चारों तरफ बस खामोशी थी, सिवाय दूर मंदिरों से आती घंटियों की हल्की आवाज या चिड़ियों की चहचहाट के। लेखक लिखते हैं कि उस पल ऐसा लगा जैसे टाइम रुक गया हो और मन में बस एक शांति थी, एक ग्रैटिट्यूड था। ये अनुभव ही तो यात्रा को सार्थक बनाते हैं। सही कहा। तो इस पूरे वृत्तांत का निचोड़ यही है कि खज्जियार सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। ये प्रकृति, रोमांच, थोड़ी संस्कृति और बहुत सारी शांति का एक मिक्स है। यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ है, चाहे कोई अकेले सुकून ढूंढ रहा हो या कपल हो या फिर पूरी फैमिली। लेखक को लगता है कि ये जगह निराश नहीं करेगी। हाँ, और वृत्तांत के आखिर में लेखक ने एक इच्छा भी जताई है कि वो अगली बार सर्दियों में खज्जियार देखना चाहेंगे, जब सब कुछ बर्फ से ढका हो। अच्छा। तो यहीं से एक सवाल मन में आता है, क्या वाकई मौसम बदलने से किसी जगह का अनुभव इतना बदल जाता है कि वो बिल्कुल नई सी लगने लगे? एक ही जगह के दो बिल्कुल अलग रूप। ये सोचने वाली बात है। जैसे एक इंसान अलग-अलग मूड में अलग लगता है, शायद जगहें भी मौसम के साथ अपना अलग रंग दिखाती हैं। और एक और सवाल जो शुरू में उठा था, किसी जगह को मिनी स्विट्जरलैंड जैसा नाम देना, क्या ये उसकी अपनी पहचान को कहीं कमजोर करता है या ये उसकी खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने का बस एक तरीका है? शायद दोनों बातें हैं। ये नाम ध्यान खींचता है, लोगों को आने के लिए उत्सुक करता है। पर हाँ, हर जगह की अपनी एक रूह होती है, अपनी कहानी होती है, जो शायद किसी तुलना से परे होती है। खज्जियार की अपनी खासियतें होंगी जो स्विट्जरलैंड से अलग हैं, चाहे नज़ारे मिलते भी हों।
इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल। तो ये थी खजियार की कहानी एक यात्री की नज़रों से।